अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नामा में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान नामा में बात की जाएगी पाकिस्तान के मंजरनामा की, जो कि बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गया है। विफाक में क्या चल रहा है, सूबों में क्या चल रहा है, कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनेंगे, किसकी हुकूमत आने वाली है, सूबों पर कौन हुक्मरानी करेगा, इसके अलावा जो हल्के चैलेंज कर दिए गए हैं उनका क्या होगा। और कुछ शहरों में जैसे जमात इस्लामी की अगर हाफिज नईम की बात की जाए, उन्होंने सीट छोड़ दी है, वहां पर क्या किया जाएगा, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अनारकी की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती और ना हम देंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तहकम और जिम्मेदार मुल्क है। चैलेंजेस के बावजूद जमहूरी तसलसल खुश आइंद है। लाहौर के बाद शहर इक़्तिदार सियासी जोड़ तोड़ का मरकज। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। कायद नून लीग के चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत साजी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नून लीग का साथ देना है या नहीं, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज होगा। आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं को नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकातों पर एतमाद में लेंगे। हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। आसिफ अली सरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को नून लीग मुखालिफ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली सरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि हुकूमत साजी से कबल नून लीग से मुतल्लिक शाइस्तगी का मुजाहिरा किया जाए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान। ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला जारी है, कोई पावर शेयरिंग फार्मूले तय नहीं हुए। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को अक्सरियत हासिल। आने वाले दिनों में हमारी तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। रहनुमा नून लीग अता तारा ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के आने से पंजाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 186 हो गई है। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत जरूरी। पावर शेयरिंग फार्मूले तय न हो सके तो सियासी जमातें अपना उम्मीदवार नामजद करेंगी। कोई उम्मीदवार 169 वोट ना ले सका तो ज्यादा वोट हासिल करने वाले दो उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 हल्कों के हतमी इंतखाबी नताइज रोक दिए। ख्वाजा आसिफ के हल्के ने 71, सियालकोट समेत कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बली के 22 हल्कों के नताइज जारी करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद के NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी, NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ऑन चौधरी, अलीम खान, मलिक खालिद खुकर, उमर न्यासी की कामयाबी के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू पर दरख्वास्त निपटा दी गई। आम इंतखाबात के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अमल शुरू। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हल्कों के नताइज को चैलेंज कर दिया। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, असद आलम न्याजी की जीत के खिलाफ भी अदालत से रुजू कर लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कराची से जीती सीट छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुझे खैरात की सीट नहीं चाहिए, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। कराची में सीटों की बंदरबांट की गई। धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ का 9 मुंतखब MNA से हल्फनामे लेने का फैसला। NA 38 का रख से आजाद। शाहिद खान का हल्फनामा सामने आ गया। बतौर MNA पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करूंगा। हल्फनामे का मतन।
राजा फारूक हैदर का नून लीग को कमजोर हुकूमत न बनाने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून सारी तवज्जो पंजाब पर दे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 5 साल पंजाब में हुकूमत के बाद नून लीग विफाक में आसानी से मजबूत हुकूमत बना सकेगी। खुफिया एजेंसीज ने सानह 9 मई की तर्ज पर एक और हमले की गुफ्तगू पकड़ ली। मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सानह 9 मई के बाद नरमी बढ़ती गई। अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। फिरदौस शिकवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे पर एहलकार को थप्पड़ मारने की समाअत हुई। रहनुमा IPP ने कहा कि जब वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1840 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 61,102 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 279 रुपए का हो गया। कराची के फर्स्ट ईयर में फेल होने वाले तलबा के लिए बड़ी खबर। सिंध हुकूमत की कमेटी को मुतासिरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। तालीमी नताइज की जिम्मेदारी बोर्ड के साथ वजारत तालीम पर भी आई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में करप्शन की शिकायत। निगरान हुकूमत का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ऑडिट कराने का फैसला। इदारे की तमाम भर्तियों का जायजा लिया जाएगा। कवायद व ज़वाबित और अहलियत से हटकर भर्तियों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। और महकमा तवानाई ने मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी की रिपोर्ट मुरतब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी गई। सोलर पैनल्स की तैयारी के दौरान टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं ब्रेक से पहले। यहां पर आज हम बात करते हैं अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताते चलें कि कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान। जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। पुराने इत्तेहादी फिर से सरगर्म होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है चारों सूबों की वजारत आला के लिए दौड़ लग गई है। मुख्तलिफ नाम गर्दिश करने लगे हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार किसका साथ देंगे अवाम ने ये बता दिया है। तो बात की जाए कि कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। पुराने इत्तेहादी फिर से सरगर्म है। शहरी इक़्तिदार सियासत का मरकज बन गया है। कायद नून लीग की आज इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। आसिफ अली सरदारी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में ही पहले से मौजूद हैं। नवाज शरीफ के चौधरी शुजात और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। आसिफ सरदारी आज CEC इजलास में पार्टी रहनुमाओं को नून लीग की क़यादत से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। आसिफ अली सरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को नून लीग मुखालिफ बयानात से भी मना कर दिया है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में शिराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी गर्दिश करने लगा है और इस फार्मूले के मुताबिक जो कि गर्दिश कर रहा है उसके मुताबिक पहले मरहले में ज्यादा नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल तक इक़्तिदार में रहेगा और जबकि दूसरे मरहले में उस फार्मूले के मुताबिक 2 साल के लिए दूसरी जमात का वजीर आजम होगा जिसके सेकंड नंबर पर ज्यादा वोट्स होंगे और सीटें होंगी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला के लिए मरीम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी कराएगी और दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से आजाद उम्मीदवारों से अलग अलग राब्ते किए जा रहे हैं। तो बताते चलें कि पाकिस्तान की सियासत और जो मंजरनामा है बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। कौन इक़्तिदार में आने वाला है, विफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, सूबों में किसकी हुकूमत होगी, क्योंकि पंजाब की सीटें ज्यादा हैं। पंजाब के नून लीग की पंजाब में सीटें ज्यादा हैं कि उसके हवाले से भी जो नाम गर्दिश कर रहा है, जो आसिफ अली सरदारी पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है तो वो मरीम नवाज की हिमायत की है। इसके अलावा विफाक की बात की जाए तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो विफाक में पहले 3 साल के लिए बनाएगा हुकूमत, उसके बाद 2 साल के लिए बनाएगा।
तो सूरत हाल अभी ये हो चुकी है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ अभी मौजूद हैं कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद के। हमारे साथ जावेद मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जावेद इकबाल, बताइएगा क्या लग रहा है आपको, विफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहे हैं? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो फार्मूला पेश किया जा रहा है कि पहले जो 3 साल हैं वो बनाएगा हुकूमत जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, और बाकी जो 2 साल है वो बनाएगा हुकूमत जिसके पास सेकंड नंबर पर सीटें होंगी। तो क्या लग रहा है, कुछ ऐसा फार्मूला पेश किया जा रहा है या फिर दोनों जमातें इत्तेफाक कर रही है एक ही वजीर आजम बनने पर 5 साल के लिए? और पीपल पार्टी जो है वो टफ टाइम दे रही है नून लीग को। डिप्लोमेसी से काम लिया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स की जा रही है विद इन पार्टीज़, और अभी तक जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से कोई वाजे ना इशारा दिया गया है ना जवाब दिया गया है। इसीलिए आज CEC का इजलास भी इस्लामाबाद में तलब किया गया है, और नून लीग ने जो ऑप्शन दी थी पीपल पार्टी को उस पर आज गौर किया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल पार्टी ने वजारत आला भी डिमांड की है एक मीटिंग में पंजाब की, और ये कहा है कि अगर मंजूर भट्टू जो है वो हमारी 10 सीटों के साथ या 12 सीटों के साथ वज़ीर आला बन सकते हैं तो आज भी हम इस काबिल हैं कि अपना वजारत आला जो है वो वज़ीर आला ला सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है नून लीग के लिए, और ना ही पीपल पार्टी को ऐसी डिमांड्स उनकी पूरी की जाएंगी। अलबत्ता जो पंजाब के गवर्नर का ओहदा है वो पीपल पार्टी के पास आ सकता है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ये भी ज़ेरे गौर है कि शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए, और शहबाज शरीफ ही जैसे कि पहले उन्होंने PDM जमातों को लीड किया और हुकूमत सादी वो 16 माह की चलाई, लेकिन अब जो है दोबारा से शहबाज शरीफ का नाम जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए मोस्ट फेवरेट जो है वो नाम लिया जा रहा है। आज जब ये CEC का इजलास इस्लामाबाद में होगा तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन, ये जो आपने पहले बताया कि पहला वज़ीर आज़म 3 साल का, फिर बाद में 2 साल का, तो ये एक तजवीज़ थी। एक तजवीज़ जो है वो इन मीटिंग के दरमियान जो है वो पेश की गई कि जो जिस जमात के पास सीटें हों तो ऐसा कोई पावर शेयरिंग फार्मूला बना ली जाए कि पहले वो गवर्नमेंट कर ले, फिर बाद में जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बन जाए या कोई और जो है पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाए। इसके साथ साथ दोनों जमातों की ये कोशिश है कि अच्छा जावेद बलोच, ये बताइएगा कि आज अहम मुलाकातें होनी है, उन मुलाकातों में बड़ा ब्रेक थ्रू भी आने वाला है, तवक्को की जा सकती है उन मुलाकातों के बाद? मेरा नहीं ख्याल कि आज जो है वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा CEC के इजलास में जो पीपल पार्टी का इजलास होने जा रहा है, क्योंकि जो अव्वलीन तरजीह है वो ये है कि पहले तमाम रिजल्ट कंपाइल हो जाएं, और रिजल्ट के बाद जो अरकान है वो अपने ओहदों का हलफ ले लें। उसके बाद हुकूमत सादी का मरला जो है वो आएगा। भी ये निचली स्टेज है, इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। इत्तेहाद जो है वो एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल राउंड है वो शुरू होगा जब ये तमाम अरकान अपने ओहदों का, अपने सीटों का ओथ ले लेंगे, असम्बली में पहुंच जाएंगे, असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल मरला शुरू हो जाएगा। और ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक जो है वो सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, रब्ते किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से भी रब्ता किया जा रहा है कि वो अपना इजलास बुलाएं और इन अरकान से हलफ लें, और उसके बाद जो है हुकूमत सादी का जो है वो मरला शुरू हो जाए। ठीक है, जब मरहला शुरू हो जाए। इस हवाले से हमारे साथ मियां नवीद भी मौजूद हैं जो कि लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। मियां नवीद, लाहौर में क्या हो रहा है? चैलेंज की जा रही हैं सीटें, नवाज शरीफ वाली सीटें, और जो लाहौर में जो दीगर नेशनल असेंबली की सीटें थी वो चैलेंज की गई हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कहा जा रहा है कि उसके अंदर कुछ रद्द-बदल की गई है फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। ये भी बताइएगा, और पंजाब में क्या लगता है आने वाले दिनों में पंजाब में क्या होने वाला है और कौन बैठने वाला है वजारत आला के ओहदे पर? क्या लगता है मरीम नवाज का नाम ज़ेर गौर है? जी मरियम, बिल्कुल। अगर सूबाई दारुल लाहौर या फिर जो है पंजाब की अगर बात करें तो जो पंजाब की सूरत हाल तकरीबन वाज़ेह होता है दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो ये है कि अभी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि फेडरल में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा। उसकी वजह यही है कि नून लीग के अंदर जो नून लीग के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा है वो तो बाज़ ये चाहते हैं कि फेडरल के अंदर हुकूमत ना ली जाए और पंजाब में हुकूमत बनाई जाए। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर अगर जो है वो शहबाज शरीफ अगर फेडरल में वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर पंजाब
पंजाब के अंदर जो है वो इनके पास ऑप्शन जो है वो मरियम नवाज़ की है, और मरियम नवाज़ जो इस अगर देखा जाए इस वक्त तो जो सूरत हाल है सीटों के हवाले से पंजाब में नून लीग को जो है वो आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 4 से 5 तो बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, और ये 22 की तादाद है। तो अपनी तादाद पूरी करने के लिए नून लीग को जो है वो शायद जो उनके इत्तेहादी काफ लीग है और उसके साथ पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, इसके पीपल्स पार्टी को जो है वो सीनियर जो है वजीर के हवाले से एक सीट का भी कहा जा रहा है। ताहम पंजाब में नून लीग अपनी जो है वो पोजीशन वाज़िया जो हो रही है, इससे जो है उनका जो मुतवक्के तौर पर वज़ीर आला अगर शहबाज शरीफ फेडरल में वज़ीर आज़म होते हैं तो पंजाब में मरियम नवाज़ का बताया जा रहा है कि जी वो यहाँ से जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। और सीटों की अगर तादाद की बात करें तो 137 है, उसके साथ जो है वो 33 के करीब जो है वो मखसूस नशिस्तें अगर डाल ली जाएँ, उसके बाद जो है वो कुछ आज़ाद उम्मीदवार और PMLN-Q की भी 8 सीटें हैं वो भी इनके साथ इत्तेहादी हैं, और उसके साथ IPP की भी 2 सीटें वो भी इत्तेहादी हैं। तो ये सारी सूरतें इस वक्त पंजाब में लग रहा है कि पंजाब में नून लीग जो है वो किसी एक जमात के साथ मिलकर या फिर जो है वो उसके जो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार अरकान हैं वो भी नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और अगर वफाक के अंदर PDM-2 बनता है तो फिर जाहिर है यहाँ पर जो है वो पंजाब में भी जो है वो सीटें इनके जो है वो साथ होंगी पीपल्स पार्टी की, और काफ लीग तो वैसे भी इत्तेहादी हैं। तो इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है इसमें जो है वो क्लियर यही लग रहा है कि नून लीग जो हुकूमत बनाएगी, और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होते हैं तो पंजाब में यही जो है वो नून लीग की हलकों में कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला पंजाब होंगी। ठीक है, अभी यही कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। तो नाज़रीन अभी हम जाएंगे कोयटा की जानिब, लेकिन उससे पहले बताएं कि सरफराज बुकरी ने CM बलोचिस्तान बनने की खबरों की तरदीद कर दी है। इस हवाले से पहले जरा आपको दिखाते हैं उनका कहना क्या है मजीद। उम्र है पार्टी का डिसीजन होगा, और पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी दी वो किसी किस्म की भी जिम्मेदारी हो या इवन एक आम कारकुन की हैसियत से हो, उस कारकुन की हैसियत से काम हुकूमत किसकी बनते देख रहे हैं, क्या तश्कील पा रहे हैं आपके तो कबल वक्त है, डायलॉग मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की। हमारे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद है, ब्यूरो चीफ कोयटा, उनसे हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद कासिम, देखें आपने ये सुना भी होगा सरफराज बुकरी की जानिब से तरदीद कर दी गई है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है वहाँ पर किसकी हुकूमत बनने वाली है, क्या नजर आता है? बलोचिस्तान का भी स्पेशली बताइएगा कि बलोचिस्तान की भी हुकूमत मांग ली गई थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से बातें कयास सराइयाँ की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा था अगर अब हम आपकी हिमायत करते हैं पंजाब में तो बलोचिस्तान में आप हमारी हिमायत करें और वहाँ पर हमें गवर्नमेंट दें। अच्छा, आपसे हम दोबारा बात करते हैं, जावेद बलोच की जानिब जाते हैं। इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं जावेद बलोच, इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, क्योंकि सबको इंतजार है और कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर दोबारा से चैलेंज कर दिए गए हैं। अब कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रांग आपको नजर आता है? देख रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं वो सदर की सीट पर बैठ सकते हैं, अगर वो वहां पर बैठते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उनको फिर कोई सीट नहीं मिलने वाली, क्या वो बाप के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखें, जो नेचुरली एक जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही बनेगा। गो के अभी तक जो है वो फाइनल शेप नहीं हुई, फाइनल चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जो एक इत्तेहाद है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पीपल पार्टी और नून लीग ही बना सकती हैं, क्योंकि पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिल सकती, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सर पर टैग है सन या 9 मई का, बाकी चीज़ें उनके सर पर हैं। तो पीपल पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी ऐसी जमात के साथ जाए जो किसी ऐसे बड़े सानिया में मुलव्वस हो। सेकेंडली, अगर पीपल पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद की जो चीज़ें हैं तो वो सीटें ज़्यादा हैं नून लीग के पास, तो वज़ीर आज़म उनको होगा, और प्रेसिडेंट जो है वो अभी उस पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, बातचीत चल रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस पार्टी का होगा। अगर तो प्रेसिडेंट पीपल पार्टी का होगा तो फिर नेचुरली प्रेसिडेंट जरदारी ही टेक ओवर करेंगे और प्रेसिडेंटशिप जो है उनके हिस्से में आएगी। रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो जो है वो उनके पास वज़ारत ख़ारजा या वज़ारत दाखिला का भी कलमदान जा सकता है, और ऐसी इंपॉर्टेंट वज़ारतें हैं चूँकि इससे पहले वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, और अब जो है उन्हें किसी और वज़ारत का भी एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। अच्छा जावेद बलोच, अगर आपसे यहाँ पर हम पूछना चाहें कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े थे उनकी तादाद भी एक 92 के करीब है, 92, 93 या 90 के करीब एक जो तादाद बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या लग रहा है, उन्होंने अभी तक किसी से रब्ता किया है, किसी जमात से? क्योंकि ठीक है, एक तरफ तो हम अगर देख रहे हैं कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही, पीपल्स पार्टी बनाने जा रही, दूसरी जानिब इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास भी नशिस्तें खासी तादाद में मौजूद हैं।
आपको क्या लग रहा है, या कुछ ऐसी अंदर की खबरें हैं कि पीटीआई के जो आजाद हैसियत में उम्मीदवार हैं उन्होंने भी किसी से रब्ता किया, या पीटीआई की क़यादत की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से या इमरान खान की जानिब से कोई बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ है, या वो इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि वो भी किसी से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वक्त बहुत कम है? देखें मरियम, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं कि वो फैसला कर ले कि उन्होंने किस जमात के साथ जाना है। लेकिन जिस जमात को भी ज्वाइन करेगी तहरीक इंसाफ, वो उसकी पॉलिसी, उसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको ऑन करेगी। वहाँ पर तहरीक इंसाफ की मर्जी नहीं चलेगी, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं चलेगी। पॉलिसी, मैंडेट, मैनिफेस्टो उसी जमात का चलेगा जिसको वो ज्वाइन करेंगे। ये एक इत्तेहाद होगा और ये इत्तेहाद जो है नहीं, आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं जावेद बलोच। जहां पे सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि क्या उन्होंने किसी के साथ राब्ता किया है? अगर अभी तक राब्ता ही नहीं किया किसी भी जमात के साथ, किसी भी पार्लिमानी जमात के साथ मिलने के लिए, तो फिर वो किस तरीके से वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए फिर तैयार है? इसका मतलब है शॉर्ट ही जवाब दीजिएगा, फिर कराची की तरफ भी हमने जाना है। देखें, उनका वफ़द मुस्लिमीन के साथ रब्ता है, उनकी जमात इस्लामी के साथ भी एक दफ़ा रब्ता हुआ था कि वो शायद मिल जाए, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो है उनके साथ बैठने पे इनकार कर दिया गया। फिर उनके पास एक आध और जमात है, उससे भी रब्ता किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द किसी जमात को ज्वाइन रब्ता करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है कराची से भी, एएच खानजादा साहब। एएच खानजादा साहब, कराची में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत वहां पर मौजूद है, लेकिन जो हाफिज नईमुर रहमान है, जो कराची के अमीर हैं, वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो अपनी सीट अब उन्होंने छोड़ दी है। क्या होने वाला है? क्योंकि जमात इस्लामी कहती है कि जो सीटें हैं वो धांधली के जरिए इधर उधर की गई हैं और हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। क्या देख रहे हैं आप? भाई देखिए, अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान की तादाद जो है वो 100 से तजावुज़ कर जाएगी। सिंध असम्बली का जो कुल ऐवान है वो 168 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 130 जनरल नशिस्तें हैं, 29 नशिस्तें ख़वातीन की हैं और 9 नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों की हैं। पीपल्स पार्टी उसमें से 84 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद 14 बताई गई है, उनमें से 3 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ होकर ज़ाती हैसियत में इलेक्शन जीत के आए हैं। अगर वो तीनों आदमी जो पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं नाराजगी के बाइस इलेक्शन तो जीत गए हैं, अगर वो वापस पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं तो ये तादाद 87 हो जाती है। 87 जब तादाद पीपल्स पार्टी की हो जाएगी तो सूबाई लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत की हामिल हो जाएगी और ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें मिलने के बाद वो सोनली यानी ज़ाती तौर पर अकेली पार्टी इस बात के हक में होगी कि वो चाहे तो हुकूमत बना लें और उन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है जी कि सिंध में हुकूमत साजी जो है वो बराह रास्त निस्बत रखती है वफाकी हुकूमत से। अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मुआहदा तय पा जाता है, वो मुआहदा कई उसके परत हैं जो बलोच साहब ने बताया और हमारे और दोस्तों ने बताया और जो छन छन के इत्तलात आ रही हैं कि अगर ऑप्शन 1, 2, 3 कोई भी ऑप्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तय पा जाता है तो फिर सिंध की सियासत में जो मुंतखब अरकान हैं वो कारकुनान की हद तक जो है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, जिनमें सबसे अहम नाम तो सैयद मुराद अली शाह का ही है। लेकिन उनके साथ साथ नासिर हुसैन शाह का भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी मुमकिन तौर पर वज़ीर आला हो सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान वफाकी हुकूमत में कोई मामलात दरपेश हुए तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिंध की वज़ारत आला में शायद पहली बार जो है वो कोई खातून वज़ीर आला हों और जो मुमकिन तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर भी हो सकती हैं और मोहतरमा अजरा पेचू हो भी हो सकती हैं। अच्छा, एएच खानजादा साहब, ये वो सूरत हाल है। सॉरी, यहाँ पर ये बताइएगा कि सुनने में बात ये भी आ रही थी कि एमक्यूएम ने गवर्नरशिप मांग ली है सिंध की, तो क्या ऐसी बातों में कोई हकीकत है? शॉर्टली बताइएगा। देखिए, इस वक्त भी गवर्नर जो है वो एमकेएम ही से ताल्लुक रखते हैं, कामरान तसूरी का ताल्लुक भी एमकेएम से ही है और अगर एमकेएम चाहे
तो कामरान टसूरी साहब कंटिन्यू करेंगे और MKM चाहे तो उनकी तब्दीली हो सकती है। मैं यहाँ एक और बात आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो सिंध असेंबली का जो ईवान है जो 168 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा, उसमें पीपल्स पार्टी की जो 84 जनरल नशिस्तें हैं, MKM की 28 जनरल नशिस्तें हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 11 जो हैं वो PTI ओरिएंटेड हैं और 3 जो है वो पीपल्स पार्टी ओरिएंटेड है, जो पीपल्स पार्टी से नाराज होकर जाती हैसियत में इलेक्शन जीते हैं। 2 नशिस्तें जमात इस्लामी की हैं और 2 GDA की हैं। हाफिज नईम साहब ने मेरा ख्याल है कि उजलत में ये काम कर दिया है कि उन्हें कब्ल वक्त कह दिया कि उन्हें ये सीट नहीं चाहिए। ज्यादा बेहतर होता कि वो असेंबली के अंदर इजलास में शरीक होते, हल्फ उठाते, हल्फ उठाने के बाद अपना रिजाइन टेंडर करते ताकि वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता। ठीक है खानजादा साहब, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा है मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी राय लेते हैं। मोहम्मद कासिम साहब, सरफराज बुगटी की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान बनने की खबरों की तरदीद कर दी गई है, कितनी सच्चाई है इस बात में, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर कौन बनने वाला है, क्या नाम सामने आ रहे हैं? देखें बलूचिस्तान की जो असेंबली है उसकी 51 आम नशिस्तें हैं। अब इसमें सादा अक्सरियत के लिए 33 अरकान की ज़रूरत है। इस वक्त जितनी भी जमातें हैं उनमें से किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं है, और ये जितनी जमातें हैं उन्होंने मिल के जो है ना इधर हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी से जो मजबूत उम्मीदवार हैं, एक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं और दूसरे जो नाम लिया जा रहा है वो सरफराज बुगटी का है। अब मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्यों तरदीद किया, लेकिन यहाँ जो सियासी हल्के हैं उनमें सरफराज बुगटी का नाम भी ज़ेर गर्दिश है। और जो दूसरी बड़ी जमात है यहाँ जिसने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो साबिक वज़ीर आला हैं नवाब असलम खान रैसानी। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम से जो दूसरे उम्मीदवार हैं जिनका नाम लिया जा रहा है वो यूनुस अजीज़ ज़हरी हैं, जिनका ताल्लुक़ खुजदार से हैं, जबकि जहाँ तक नवाज़ लीग का ताल्लुक़ है उससे जो अब तक मजबूत उम्मीदवार हैं वो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान हैं। चूँकि नवाज़ शरीफ के यहाँ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और माजी में उन्होंने 2.5 साल के लिए डॉक्टर मालिक को ही वज़ीर आला बनवाया था। तो जो सियासी मुबसरीन है उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग की जानिब से अगर कोई पेशरफ्त हो जाए तो डॉक्टर मालिक भी जो है ना वज़ीर आला बन सकते हैं। तो अब तक जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो यही हैं बलूचिस्तान से, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ कोयटा, ब्यूरो चीफ लाहौर और इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हमें अपडेट करे तमाम सूरत हाल के हवाले से। तो आपको भी बताते चलें कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बराह रास्त लिए चलते हैं। कभी किसी की 8 महीने की होगी, ये बदलती रहेगी और हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे होंगे। मेरी अपनी ख्वाहिश ये है, और मैं कोई फादली फिगर नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं अपील कौमों से करता फिरूँ या कौम से करता फिरूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हमें अब सेहतमंद तब्दीली की तरफ, सेहतमंद पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा लेने चाहिए। ये लाजमी है, ये हमारे लिए लाजमी है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए लाजमी है। नफ़रत की बुनियाद पे अगर हम एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, वो ट्रीटमेंट हमें कहीं लेके नहीं पहुँचेगी, कहीं किसी मंजिल पे लेके नहीं जाएगी। आप अपने अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, आप उस नफ़रत का सबसे पहले कैजुअलिटी खुद बनते हैं। कुरान हकीम ने इस आयत से हम सबको मुतनब्बे किया था, इस आयत के ज़रिए से, कि जब तुम्हारे पास कोई बदकिरदार ख़बर लेकर आए तो उस पर यकीन ना कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंसाफ के तकाज़ों से दूर हो जाओ। ये नफ़रत क्यों हमारी एक दूसरे के लिए इतनी शिद्दत से बढ़ती है कि मेरे लिए मेरा मुखालिफ जितनी भी गलत से गलत और झूठी बात करे, नफ़रत की बुनियाद पे आप फौरी तस्लीम कर लेते हैं। यही कैफियत मेरी होती है। मैं तहकीक को या आप तहकीक को पैमाना नहीं बनाते कि यार ठीक है मेरा इस शख्स से या इस जमात से या इस इदारे से इख्तिलाफी नुक्ता निगाह है, लेकिन ये बात जो पहुँच रही है कोई इसकी तहकीक करनी ज़रूरी है, नहीं है, वाक़तन ऐसा है। दुनिया में कहीं इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जाता जो हमने अपनाया हुआ है। आप अभी इन्होंने पूछा कि पहले खबर कैसे मिली, उसके बाद की जो खबरें हैं ज़रा उस पर गौर करें। कभी मेरे बेटे को, मेरा एक ही बेटा है 9 साल का, 22 साल के एक बंदे को उठा के
कहा कि सूबाई वजीर बना दिया इसने उसको बलूचिस्तान में, कभी कहा इसने ईफल टावर में 500 यूरो की खाना खाया है। ये सारे फॉरेन करस्पॉन्डेंट है, किसी को ईफल टावर पे रेस्टोरेंट का पता है, वजूद है उसका, किसी ने तहकीक ही नहीं की, किसी ने तहकीक नहीं की कि एफल टावर के टॉप पे कोई रेस्टोरेंट मौजूद है जो 500 यूरो का पर पर्सन खाना सर्व करता हो। ये मिचेल स्टार रेस्टोरेंट्स में इस तरह के रेट्स नहीं होते, लेकिन सब ने गालियां खूब दी। अब ये रवैया अगर, या मैं किसी के साथ आज इख्तिलाफ रखता हूं, मिसाल के तौर पे PMLN के साथ रखता हूं, PPP के साथ रखता हूं, या PTI के साथ रखता हूं, या जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रखता हूं, जो कुछ उनके लिए कहा जाए मैं मिन अन मान लूं, क्या ये रवैया दुरुस्त? अगर ये रवैया दुरुस्त है, कैरी ऑन। इसका फैसला 24 करोड़ लोगों ने करना है, अकेले मैंने तो नहीं करना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। चलो आ जाओ तुम आ जाओ। आपको ये आखिरी 2-3 क्वेश्चन है जी। अयाज आपके पास आ रहे हैं और फिर आपके पास आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, बिलाशुबा भारी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर इलेक्शन करवाने के हवाले से, और एक टीम वर्क था जिसमें इलेक्शन कमीशन भी था, वजारत दाखिला भी थे, आप सब ने जो आपको फ़र्ज़ सौंपा गया था बेहतरीन अंदाज में। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल बनी है इलेक्शन के हवाले से, पत्थर पे लकीर कहा गया, 8 तारीख को हुए पत्थर के पे लकीर, आपका भी वादा था कि होगी। इस दौरान में अदलिया ने भी अपना रोल किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अपना रोल था। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन 8 तारीख तक ही आपकी जिम्मेदारी थी, 9 तारीख आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता, जहां पर रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं? और अगर इतनी ज़्यादा रिगिंग थे तो राना सनाउल्ला और जावेद लतीफ़ हों, खुर्रम दस्तगीर हों, वो भी तो हारे हैं, वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे चौधरी मुखालफ को मार देता है और अपने कामी को भी फैन मार देता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा इस कौम के साथ? अच्छा, ये देखें ना, ये वो साजिशी मफरूज़े हैं ना जिसका जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। आपके कोलीग थे, उन्होंने टीवी पे कहा कि जिस दिन सेनेट में एक रेजोल्यूशन आई कि पोस्टपोन किया जाए इलेक्शन, जिस चेयरमैन सेनेट की सरबराही में उसको अलाउ किया गया आउट ऑफ द वे, जिन सेनेटर्स ने उसको मूव किया, उनमें से किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा अनवार उल्ला काकड़ जो है वो साजिश कर रहा है, इसके लहजे में रऊनत है। तो इलेक्शन तो हो गया। और क्या मैं बहैसियत अकेला प्लेयर उस चैंपियन से ये पूछता हूं, वो इलेक्शन, आप तहकीक करें ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? वो बफर्द बहैसियत फ़र्द वाहिद मैं इलेक्शन पोस्टपोन कर सकता था। अब आपने यही फरमाया कि जनाब ये सवाल इस तरह भी किया जा सकता था कि कहाँ से रिगिंग हुई है, जहाँ पे राना सनाउल्ला जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवाट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ी, द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाइएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। नहीं, इधर मैंने ठहरो किसको कहा था ये, हाँ इसको, अयाज को और इनको दोनों को, सारे हैं, मैंने उनको दिया। नहीं अयाज गुल बाद में अयाज करेंगे। नहीं, देखो मैं आता हूँ।
Mr. Prime Minister, Ji Ayaz. Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive. And they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress or a member of US Congress or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you will be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group and still we are being accused that we managed the rigging. We did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as a returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We've been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that.
Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, up. Good. The elections was the first step, and now we have to move from the second phase. And the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week. But so, what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament. The current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इट्स माय टर्न आपस में तो बनते नहीं हो बाकी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये बताइएगा कि इसको कहा था मुझे कहा है मैं बड़ा मुख्तर सा छोटा सा सवाल है वज़ारत उज़्मा के बाद आप बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप फिर मुझे मायूसी हो रही है तुम मेरे हवाले से छोड़ो देखो परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट में भी मैंने देखी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखी कि हम चाहते हैं कि आप आगे आ रहे हैं या बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये बताइएगा कि यू हैव बीन द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री ये बताइएगा कि आप पर्सनली ये एक अनयूजुअल चीज़ है आप कैसे देखते हैं क्या वजूहात बनी कि आप लॉन्गेस्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने और जमहूरियत के लिए और जो इंतकाली इक़्तिदार है उसके लिए आप इसको एज अ पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं देखें हमारी मरतबा सिचुएशन ऐसे बनी कि उसमें डिलिमिटेशंस होनी थी उसके लिए कुछ वक्त दरकार था और वो यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि ये सियासी मफरूज़े और सियासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई कि जी इनको 4 साल के लिए लाया गया इनको 5 साल के लिए लाया गया और अब कोई भी इन जमहूरी अक़दार के लिए पशेमानी का पब्लिकली इजहार नहीं करेगा कि यार मेरी असेसमेंट गलत हो गई मेरी खबर गलत हो गई वो जो इनके सो कॉल्ड ज़राए से ये चलाते हैं वो ज़रिए गलत हो गए लेकिन तर्ज़ कोहन की तरह बात पे अड़े रहेंगे ये वो अलमिया और वो मसला है जो हमारा माशरती मसला बनता जा रहा है कि हम अगर गड्ढे में फंसे हुए हैं तो उसको खोदते जा रहे हैं कोई बाहर से उसको देख के निकलने की कोशिश नहीं कर रहा और हर एक अपना घड़ा है मेरा अपना घड़ा है सदर पाकिस्तान का अपना घड़ा है PMLN का अपना घड़ा है PTI का अपना घड़ा है जमीयत उलमा का अपना घड़ा है इदारों का अपना हर एक अपने अपने घड़े में फंसा हुआ है अपने घड़े से बाहर निकल के भी देखने की ज़रूरत है कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ के साथ भी देखने की ज़रूरत है आप इस वक्त देख लें कि दोनों तरफ एक्सट्रीम व्यूज़ रखे हुए लोगों ने और वो कहते हैं अगर तुमने ये नहीं माना तो अबू जहल से बदतर आपको करार दे देते हैं और अगर दूसरी तरफ जाएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं वेलकम बैक इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीटीआई कारकुनों के एहतजाज का मामला है रावलपिंडी में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 62 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना सादिकाबाद पुलिस ने क़ारी सरकार में मुदाखिलत समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है मामला यह है कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 62 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीटीआई कारकुन एहतजाज कर रहे थे और जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 62 कारकुन हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया एक ब्रेक शामिल करते हैं
अहम खबर, जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का फैसला। सरबरा आईपीपी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट किया है जहांगीर तरीन ने, कहा कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हिमायत की। अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तानी अवाम की राय का बेपनाह एहतराम करता हूं। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है। सरबरा आईपीपी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट किया कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हिमायत की है। अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं पाकिस्तानी अवाम के राय का बेपनाह एहतराम करता हूं और उसका एहतराम करते हुए सियासत को खैरबाद कहता हूं। जहांगीर तरीन की जानिब से सियासत को छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया गया है, ऐलान कर लिया गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। ट्वीट की गई है उनकी जानिब से और ये कहा गया है कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हिमायत की है और अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद भी पेश की गई उनकी जानिब से और ये भी कहा गया कि मैं पाकिस्तानी अवाम की राय का बेपनाह एहतराम करता हूं और सियासत को छोड़ता हूं। सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जानिब से जो सरबरा है उन्होंने इस वक्त कहा है सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये कहते हैं कि मैं ओहदे से इस्तीफा देता हूं और ट्वीट भी किया गया है कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस इलेक्शन में मेरी हिमायत की है, मुझे वोट डाले हैं और ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम का और जो उन्होंने राय दी है उसका बेपनाह एहतराम करता हूं और उनके मैंडेट का एहतराम करता हूं और जिन्होंने मुझे वोट डाले उनका बेपनाह शुक्रिया भी अदा करता हूं। जहांगीर तरीन जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा हैं, उनकी जानिब से सियासत को खैरबाद कहने का फैसला सामने आया है। ऐलान करते हुए उन्होंने ट्विटर पर यह पोस्ट की है और कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की राय का मैं एहतराम करता हूं और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वोट डाले और मेरा साथ दिया और अपने मुखालिफिन को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद भी पेश करता हूं। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी नताइज में ताखिर का मतलब धांधली नहीं, पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है लेकिन अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का करती प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। इंतखाबी नताइज बदलने और धांधली का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज ने सानह 9 मई की तर्ज पर एक और हमले की गुफ्तगू पकड़ ली। मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सानह 9 मई के बाद नरमी बढ़ती गई, अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। नून लीग का साथ देना है या नहीं, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं को नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकातों पर एतमाद मिल लेंगे। हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। आसिफ सरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को नून लीग मुखालिफ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली सरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि हुकूमत साजी से कबल नून लीग से मुतल्लिक शाइस्तगी का मुजाहरा किया जाए। लाहौर के बाद शहर इक़्तिदार सियासी जोड़ तोड़ का मरकज। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। कायद नून लीग के चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत साजी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला जारी, कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को अक्सरियत हासिल। आने वाले दिनों में हमारी तादाद में मजीद इजाफा होगा। रहनुमा नून लीग अता ताला ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के आने से पंजाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 146 हो चुकी।
वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत जरूरी, पावर शेयरिंग फार्मूले तय ना पा सके तो सियासी जमातें अपना उम्मीदवार नामजद करेंगी। कोई उम्मीदवार 169 वोट ना ले सका तो ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कॉपी के लिए नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद के NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी, NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कॉपियों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 39 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। ख्वाजा आसिफ के हल्के NA 31 सियालकोट समेत कौमी असम्बली 17 और सूबाई असम्बलियों के 22 हलकों के नताइज जारी करने से रोक दिया गया। ऑन चौधरी, अलीम खान, मलिक खालिद खोकर, उमर न्यासी की कामयाबी के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू पर दरख्वास्त निपटा दी गई। आम इंतखाबात के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अमल शुरू। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, असद आलम न्यासी की जीत के खिलाफ भी अदालत से रुजू कर लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कराची से जीती सीट छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि मुझे खैरात की सीट नहीं चाहिए, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। कराची में सीटों की बंदरबांट की गई। धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ का नौमुंतखब MNA से हल्फनामा लेने का फैसला। NA 38 करक से आजाद शाहिद खान का हल्फनामा सामने आ गया। बतौर MNA पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक इसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करूंगा। हल्फनामे का मतन। राजा फारूक हैदर का नून लीग को कमजोर हुकूमत ना बनाने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून सारी तवज्जो पंजाब पर दे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू। राजा फारूक हैदर ने कहा 5 साल पंजाब में हुकूमत के बाद नून लीग विफाक में आसानी से मजबूत हुकूमत बना सकेगी। फिरदौसा शिकावान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में पोलिंग डे पर एहलकार को थप्पड़ मारने की समात हुई। रहनुमा IPP ने कहा कि जब वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। इंतखाबी नताइज के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज करने वाले PTI के 62 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सादिकाबाद पुलिस ने क़ायद सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की गुरु मांगट रोड गुलबर्ग आमद। मोहसिन नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन वेयर हाउस के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल के क़याम और जजेस की तैनाती के लिए मुरासला लिख दिया। कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को अलग अलग खतूत इरसाल कर दिए गए। कराची के फर्स्ट ईयर के तलबा फेल होने के लिए उनके लिए बड़ी खबर। सिंध हुकूमत की कंपनी को मुतासिरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। तालीमी नताइज की जिम्मेदारी बोर्ड के साथ वजारत तालीम पर भी आयद। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में करप्शन की शिकायत। निगरान हुकूमत का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ऑडिट कराने का फैसला। इदारे की तमाम भर्तियों का जायजा लिया जाएगा। कवायद ज़वाबित और अहलियत से हटकर भर्तियों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। महकमा तवानाई ने मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी की रिपोर्ट मुरतब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी गई। सोलर पैनल्स की तैयारी के दौरान टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई की लहर बरकरार। रेट लिस्ट में आलू और प्याज के उड़ान से शहरी परेशान। शहरियों का हुकूमत से फौरी सब्जियों की कीमतें कम करने का मुतालबा।
और गैस के भारी बिलों के खिलाफ सारिफीन सरापा एहतजाज। सोई नॉर्दर्न गैस हरबंसपुरा सब ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मुश्तइल मुजाहिरीन की दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। तो जहांगीर तरीन ने सियासत को खैर बात कह दिया। जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट किया गया है, इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। जहांगीर तरीन ने इलेक्शन में कामयाब होने वाले मुखालिफ उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी पेश की और ये भी कहा गया कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करता हूँ और सियासत को छोड़ता हूँ। और बताते चलें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन, जिनकी जानिब से ये ऐलान सामने आ गया है सियासत छोड़ने का, जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया है और सियासत छोड़ने का भी फैसला कर लिया है, ऐलान भी कर दिया है। ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है कि इलेक्शन में हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। जहांगीर तरीन ने इलेक्शन में कामयाब होने वाले मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद भी पेश करती है और ये कहा गया है कि मैं सियासत को छोड़ता हूं। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। बल्कि ज्वाइन के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चौहान साहब, क्या लगता है सियासत उन्होंने छोड़ने का फैसला कर दिया, IPP का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा इंसान होने के नाते से और एक अच्छा सियासतदान होने के नाते से पार्टी अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी तो उसके ऊपर एक अच्छा जेस्चर का इजहार करते हुए उन्होंने पार्टी की ओहदे से जो रिजाइन किया है, एक अच्छे इंसान की निशानी है ये। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत मैं माजरत चाहती हूँ कता कलामी करने की, हम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बहुत अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि सिराजुल हक मीर जमात इस्लामी, उनकी जानिब से भी इस्तीफा दे दिया गया है। इससे पहले बताते चलें कि IPP के सरबराह की जानिब से इस्तीफा दिया गया। अब सिराजुल हक ने, जो कि मीर जमात इस्लामी है पाकिस्तान के, ये जो ओहदा था उससे इस्तीफा दे दिया है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? दोनों ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी के सरबराह हैं दोनों। देखिए, मैंने आपको बताया ना, एक अच्छे इंसान और एक अच्छे सियासतदान का ये निशानी है कि अगर उसकी सरबराही के अंदर कोई पार्टी या कोई ग्रोह कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके तो वो यही इजहार करता है, या उससे कोई गलती हो जाती है या कोताही हो जाती है तो वो बैकआउट करता है। अब आप देखें ना, एक इंसान है, वो 2 साल से वो जेल के 2 साल से उसने तहरीक फसाद फिल अर्ज बर्पा की हुई है और उसने मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क के नौजवानों का जहन तबाह कर दिया, सब कुछ हो गया, पार्टी तबाह कर दी, लेकिन वो किसी किस्म की माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो किसी किस्म का सॉरी करने को तैयार नहीं है, वो किसी किस्म का एक्सक्यूज करने को तैयार नहीं है। ये फर्क है ना, इंसान के अंदर फर्क है। 9 मई के वाकयात हुए, कितना मुल्क तबाही और बर्बादी के शिकार हुआ, उसके बाद के जो हालात हुए, लड़के शहीद हो गए, हजारों खानदान तबाह है, लोग मफरूर है, सब कुछ हो गया, लेकिन एक लफ्ज भी कभी उसने अपने मुंह से निकालने की कोशिश नहीं की कि यार कोई चीज मेरे से गलत हो गई है, कोई मेरे से पॉलिसी गलत बन गई है, मैं इस पे शर्मिंदा हूं या बैकआउट करता हूं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने सिर्फ पार्टी की शिकस्त के ऊपर उन्होंने एक अच्छे इंसान का सबूत देते हुए उन्होंने बैकआउट कर लिया अपनी तरफ से। उनका कि मैं ओहदे से बैकआउट करता हूँ। तो बहरहाल वो एक इंतहाई अच्छे नफीस इंसान और पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिशियन कि जितना टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों का आप एग्रीगेट कर लें, इकट्ठा कर लें, उससे ज्यादा टैक्स जो है ना जहांगीर तरीन साहब देते हैं। तो मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब बुनियादी तौर पर एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे इंसान होने के नाते से उन्होंने ये फैसला किया है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब, क्या लगता है अब ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी या कोई और संभालेगा? एक बात मुझे बताएं, मैं आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम की इतला के लिए अर्ज करूंगा कि जिस पार्टी को आज आप कहते हैं ना कि बज़ाहिरन बड़ी पॉपुलर, हालांकि इलेक्शन हार गई है, बुरे तरीके से हार गई है वो, लेकिन उसको बड़ा पॉपुलर पार्टी के तौर पे शो किया जा रहा है। उसने पहला इलेक्शन 1997 में लड़ा था तो 0 सीट थी, बानी चेयरमैन से। सर, आप कौन सी पार्टी की बात करें? आप इंडिपेंडेंट्स की बात करें, PTI की? जी, मैं ये बात बता रहा हूँ कि 1997 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा तो बानी चेयरमैन समेत सबकी जमानतें जब्त हुई थी। फिर दूसरा इलेक्शन 2002 में लड़ा, सबकी जमानतें जब्त हो गई। बानी चेयरमैन ने भी जहाँ 3 जगहों से लड़ा उधर से जब्त हो गई, सिर्फ एक जगह से इलेक्शन जीते थे, 1 सीट मिली थी।
सर आप कह रहे हैं बुरी तरीके से हारे हैं। सर ये तो बात नहीं है, बुरे तरीके से हारे तो खैर नहीं है, सीटें तो उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन किसी और जमात के साथ बस मिल नहीं रहे। वफाक के अंदर हुकूमत तो नहीं बनी ना पंजाब। सर वो भी अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, किसी और के साथ मिले तो हुकूमत तो बना सकते हैं अगर मिलना चाहे तो, लेकिन ये बात तो गलत होगी कहना कि उन्होंने अवाम का मैंडेट नहीं लिया या बुरी तरीके से हारे हैं। क्या नुमाइंदगी है सिंध के अंदर, उनकी क्या नुमाइंदगी है? बलोचिस्तान के अंदर उनकी क्या नुमाइंदगी है? आप सर वो तो बाकी जमातों की भी फिर नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में क्या नुमाइंदगी है? फौरन इस पर रिएक्ट ना करें ना, फौरन बात सवाल पूछ के जवाब सुने ना। जी जी। कहने का एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है सोशल मीडिया से लेके आपने जनाब सियासत में कि आप सबसे पॉपुलर पार्टी है, 85% लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपसे 2/3 मेजॉरिटी ज्यादा है मैंडेट में बाकी पार्टियों की। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। तो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा 1997 के अंदर, दूसरा इलेक्शन लड़ा 1 सीट। तो जनाब हम तो फिर भी चलो 3 महीने की पार्टी है, सिर्फ 3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो अल्लाह पाक खैर करेगा, अच्छे इलेक्शन अगले इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट देंगे, पार्टी चलेगी इंशाल्लाह। सर नफरत की सियासत का खात्मा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी दिलों में नफरत काफी बरकरार है। हाँ, नफरत की सियासत का खात्मा करना चाहिए, झूठ की और फेक न्यूज की और झूठे प्रोपेगेंडे की सियासत का खात्मा करना चाहिए। ठीक है ना, हम तो यही कहते हैं ना, हम तो यही कहते हैं, आप भी यही कह रही हो, मैं भी यही कह रहा हूँ कि झूठ की, फ्रॉड की, फरेब की सियासत। अब देखना मुसलसल आप फौज के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से, मुखालफिन के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा। अब कल एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब फौज का एक नुमाइंदा वफद बानी चेयरमैन को जाके मिला है और उसके पाँव पड़ गए हैं कि जनाब मुफाहमत कर लो, तो उन्होंने टांगों पे टांगे रख के कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और फिर चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा कि नहीं जनाब अब मैदान में मुकाबला होगा। और भाई मैं वजीर जेल खाना जाता हूँ और मैं पिंडी रहता हूँ, मैंने अडेला जेल में सारी दाएं बाएं से इन्वेस्टिगेशन कराई, किसी किस्म का वजूद ही नहीं है इस चीज का। फेक न्यूज, झूठा प्रोपेगेंडा, पूरी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज किया हुआ है, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया हुआ है, झूठ बोल बोल के, झूठे प्रोपेगेंडा कर करके। ये नहीं होना चाहिए। सर आपकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि एक मखसूस जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनकी सोशल मीडिया टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सर ये नहीं चाहिए कि बाकी सियासी जमातों को कि वो भी सोशल मीडिया की जो टीम है उनको भी स्ट्रांग रखें, और जहां पर कहा जाता है कि अगर अवाम के दिलों में बदसन किया गया उनको या उनके दिलों में नफरत डाली गई है, तो क्या फिर बाकी जमातें मिलकर अवाम के दिलों को साफ नहीं कर सकती? क्या फिर वो अवेयरनेस नहीं फैला सकते सही वाली? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाकी जमातों का सोशल मीडिया एक्टिव होना चाहिए, लेकिन क्या करें, बाकी जमातों का सोशल मीडिया नंगी गंदी गालियां नहीं दे सकता ना। अब यहाँ पे तो नंगी गंदी गालियां होती हैं। फिर दूसरी चीज, आपने ये बात सही कही और मैं भी ये कहता हूं कि जो गलत सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज चल रही है उसके ऊपर पाकिस्तान का अदालती सिस्टम और पाकिस्तान के रियासती इदारे उसका एक्शन लें, और वो एक्शन शुरू हो रहा है। मेरी इत्तला ये है कि अभी ये आपकी वजारत उज़्मा शुज़्मा वाले खाते पूरे हो जाए, उसके बाद एक इंतहाई सवियर किस्म की कैंपेन चलने लगी है सोशल मीडिया पे। जिन जिन लोगों ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की रियासती इदारों से लेके, अदालती इदारों से लेके और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से जो झूठा, गंदा, नंगा प्रोपेगेंडा किया और अभी भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक इंतहाई सवियर कैंपेन चलने वाली है और उनके होश ठिकाने आ जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का पाकिस्तान के सोसाइटी को और माशरे को और तमद्दन को पोलराइज करने की कोशिश ना कर सके। सर आपको क्या लगता है, अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए या फिर? ठीक है, फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। काशिफ सुलेमान साहब, दोनों पार्टीज के जो सरबराह हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और IPP के जो सरबराह जहांगीर तरीन, दोनों की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। क्या वजह लगती है आपको? सिर्फ इस वजह से कि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, या जैसे सिराजुल हक की टीम पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि धांधली की गई है और जो उनके वोट हैं उस पर डाका डाला गया, क्या ये बात है या फिर कोई और अंदरूनी कहानी जिसके बाद ये इस्तीफे सामने आ रहे हैं? एक तो मैं आपको बताऊं इस्तीफों के हवाले से, ये कोई ऐसी बात नहीं है। माजी में भी इस्लामिक फ्रंट, पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के नाम से जमात इस्लामी ने 1993 में जो है वो बनाया था, और उस वक्त बड़ा एक नारा मशहूर हुआ था कि जालिमों काजी आ रहा है, और गालबन 3 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के बैनर तले जमात इस्लामी ने जो है वो हासिल की थी, और उसके बाद फिर काजी साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जो शूरा की जानिब से मंजूर नहीं किया गया था।
तो अब भी क्योंकि जमात इस्लामी के जो रिजल्ट आए हैं उनको देखते हुए जो है वो अमीर जमात ने अखलाकी तौर पर जो है वो अपनी नशिस्त से जो है अमारत से इस्तीफा दिया है। और जहां तक जंगीर तरीन की बात है या इस्तीफों की बात है, तो माजी में देखते हैं कि जब मुशर्रफ दौर के अंदर जो है जन्नत परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी थी और मियां अजहर जो थे वो हार गए थे, तो उस वक्त उनके पास सदारत थी, तो उन्होंने भी उससे इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चौधरी बरादरान जो है वो आगे आए थे। तो अब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन है जंगीर तरीन, उनका इस्तीफा भी क्योंकि वो अपनी दोनों नशिस्तें हार गए। वो लोधरा और मुल्तान से इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। लोधरा में वो अपने निशान पे यानी निशान पे तो दोनों थे, लेकिन खुद अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, जबकि सीट एडजस्टमेंट की सूरत में जो नून लीग के साथ नून लीग से इलेक्शन वो मुल्तान से लड़ रहे थे, उनको दोनों जगह से शिकस्त हुई, जिसके बाद आज उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है वो सियासत छोड़ने का ICP की जो चेयरमैनशिप है उससे अलहदगी का ऐलान किया। जी ठीक है काशिफ सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपने कीमती राय हमें दी और अपडेट किया तमाम सूरत हाल के हवाले से। इंतखाबी नताइज के बाद सरमाकारों का मुहतात अंदाज, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 2200 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 279 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ है। मज़ीद तफसीलात जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान जान लेते हैं। काशिफ सुलेमान हमारे साथ हैं। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा कारोबार के इख्तिताम पर 2200 पॉइंट्स की कमी देखी गई, एतमाद क्यों बहाल नहीं हो रहा सरमायादारों का? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो है वो बदतरीन मंदी रही है। ओवरऑल आज दिन का जो आगाज़ हुआ है वो मंदी से हुआ और इख्तिताम तक जो है ये मंदी बरकरार रही। अगर हम देखें तो मार्केट ने एक वक्त में जो है तकरीबन 2300 पॉइंट्स की मंदी देखी और स्टॉक मार्केट ने आज तकरीबन पहले 62,000 और फिर 61,000 की नफसियाती हद भी मार्केट खो बैठी। जब से इलेक्शन हुए हैं आज दूसरा दिन था, मंदी बरकरार है। इस हवाले से पूछते हैं स्टॉक एक्सपर्ट ज़फ़र मोतीवाला साहब से कि क्या वजूहत है कि स्टॉक मार्केट में इतनी मंदी है, क्योंकि अभी हुकूमत बनने का अमल भी जारी है, और कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में मंदी बरकरार रहेगी? क्योंकि आज हमने देखे हैं रेमिटेंसेस के नंबर तो अच्छे आए हैं, लेकिन क्या ये मार्केट को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी मार्केट में टेक्निकली और फंडामेंटली कोई ख़राबी नहीं है। मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही थी और आपने देखा कि हमने रिकॉर्ड हाई भी किए हैं इसी साल के अंदर। तो यही आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि इलेक्शन का आउटकम और जो इलेक्शन एक हमारे पर तकलीफ़ लाएगा, और वही हुआ है। जुमे को भी ख़राब हुई, आज भी ख़राब, 3000 पॉइंट निकल गए ऑलमोस्ट। अब ये है कि यही है कि डेडलॉक जब तक रहेगा, मखलूत हुकूमत जब तक नहीं बनेगी, वो शेप अप नहीं होगी। ये इलेक्शन का जो ये मलबा है और जो ये परेशानियां हैं और लोगों को वसवस हैं, तो उसका कोई एंड रिज़ल्ट आ जाए। वो एंड रिज़ल्ट आए तो कैपिटल मार्केट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने ज़फ़र मोतीवाला साहब की बात सुनी। उनका कहना ये है कि जो भी रिजल्ट आए इलेक्शन के बाद मार्केट पहले बेहतर थी, लेकिन जो रिजल्ट आए उसके बाद मार्केट में तकरीबन 3000 पॉइंट्स निकल गए हैं, और जब तक ये मखलूत हुकूमत का मामला तय नहीं होता मार्केट में प्रेशर रहेगा। जितने भी अच्छे नंबर रेमिटेंसेज और दीगर आए हों, मार्केट जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक हुकूमत का मामला एक तरफ नहीं होता। काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया अपडेट किया। आप शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, विफाक में क्या होने वाला है, जोड़ तोड़ का क्या सिलसिला है, और इस हवाले से हमारे आवाम की राय क्या है, ये हम जान लेते हैं आवाम से बात में। अगर पीर के नाम पर वोट लेके वो किसी और जमात में जाते हैं, वो ठीक नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बस जिसके नाम पे जीते हैं उसी के नाम पे रहें। बनानी चाहिए उनके साथ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को चलाना है, मुल्क को रन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिल बैठें। उसको अलग से पोजीशन करना चाहिए कि उसको अलग हुकूमत बनाना चाहिए अपना PTI की। बाकी तो पार्टी छोड़ है ना, उनके साथ मिलेगा तो वो फिर मज़ा नहीं करेगा। जो भी है ऐसी हुकूमत है जो मुस्तकिल हुकूमत हो, ये ना हो कि फिर 1 साल या 6 महीने बाद दोबारा से इनके पाँव खींच कर दूसरी ले आए। तो इन सब को मिलजुल के, अब हालात ऐसे हैं कि मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए। ये बात ज़रा मुश्किल है कि मुल्क के मफाद जो हो तो सारे पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। अगर मफाद में नहीं है तो फिर इनका अपना मर्जी है। कौन सी पार्टी मुल्क के मफाद में चल रही है, ये ज़रा बता दे। कोई पार्टी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। जो लीडरशिप है ये मिल बैठ के इकट्ठा एक वो बनाएं, ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो और लोगों के मफाद के लिए भी अच्छा हो। साथ मिल के करना चाहिए, पूरी कौम को साथ लेके चलना चाहिए, मगर ख़ास तौर से ये देख लेना चाहिए कि आदमी बेईमान ना हो, पार्टी बेईमान ना हो। अगर कौम के मफाद में काम करने वाले लोग हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ख़ास तौर से मिडिल
क्लास तबके के हों, वडेरे और जागीरदार जो हैं उनसे उम्मीद ना रखें आप। इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि पीटीआई को कॉर्नर में किया हुआ है और उन्हें मजबूर किया है, लेकिन अगर मफाद करना है तो चोरों के साथ मफाद ना करें। पीटीआई ने और उनके वर्कर्स ने, उनके वोटर्स ने बड़ी मेहनत की है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स उन्होंने आके वोट किए हैं। उनको इस एनवायरनमेंट में थ्रेट भी था सब कुछ, और इस लेवल पर पहुंच के अब अगर वो आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ बैड एंड फॉर देम। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। चेयरमैन आईपीपी के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। कहा कि इलेक्शन में हिमायत करने वालों का शुक्रगुजार हूं, अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूं। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा कि कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा नताइज नहीं दिला सका। और इलेक्शन कमीशन ने 253 और PB 9 कोहलू के साथ पोलिंग स्टेशंस पर 16 फरवरी को पोलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। दोबारा पोलिंग करवाने का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने जमात की अमारात से इस्तीफा दे दिया है। तर्जुमान जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ ने कहा, बयान दिया है कि सिराजुल हक ने इलेक्शन में नाकामी को कबूल करके जमात की अमारात से इस्तीफा दे दिया है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने शोरा का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। मरकजी मजलिस शोरा का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा लाहौर में होगा। शोरा के इजलास का आगाज सुबह 10 बजे होगा। मरकजी मजलिस शोरा में सिराजुल हक के इस्तीफे के मामले पर गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने जमात की अमारत से इस्तीफा दे दिया है। तर्जुमान जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ का बयान कहते हैं कि सिराजुल हक ने इलेक्शन में नाकामी को कबूल करते हुए जमात की अमारत से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल असीम ने शोरा का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। और न्यू एक्सक्लूसिव में बड़ी खबर शामिल करें। सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारों को नवाजने का मंसूबा तैयार। सिटी स्कैन ठेकेदार करेगा मगर पैसे महकमे सेहत देगा। डैशबोर्ड भी सरकारी खर्च पर बना दिया जाएगा। सिटी स्कैन की खिदमत फराहम करने पर हर अस्पताल में 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन की तनसीब के लिए ठेकेदारों को मुफ्त जगह भी फराहम की जाएगी। मामला ये है कि सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारों को नवाजने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी मोहसिन अलवी, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन अलवी, ये ठेकेदारों को नवाजने के लिए एक नया प्लान मुरतब किया गया है सरकारी अस्पतालों में, क्या तफसीलात इस हवाले से? अब जो सिटी स्कैन है वो ठेकेदार करेगा मगर जो पैसे हैं वो महकमे सेहत को मिलेंगे। आज बिल्कुल महकमा सेहत की जानिब से मंसूबा बनाया गया जिसमें जो हस्पताल हैं उनके अंदर ठेकेदारों को, प्राइवेट जो लोग हैं उनको लाकर नवाजा जाएगा और करोड़ों रुपए की नवादिशात उनके ऊपर की जाएंगी। एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके मुताबिक सिटी स्कैन जो कि हर दूसरे मरीज़ की बुनियादी ज़रूरत है उसको करवाने के लिए अब सरकारी अस्पताल के अंदर भी मरीज़ों को पैसे देना पड़ेंगे। वही सहूलत जो हुकूमत अपने पैसे से डायरेक्ट जो है फराहम कर सकती है मरीज़ को, अब उसके अंदर एक ठेकेदार को रखा जाएगा। हुकूमत पहले उसको सहूलत देगी, वो अपनी मर्जी के पैसे लेके जो है वो सिटी स्कैन करेगा। हुकूमत की जगह होगी, अस्पताल के अंदर जगह हुकूमत फराहम करेगी, पैसे हुकूमत लगाएगी, सॉफ्टवेयर हुकूमत बना के देगी, मशीनें हुकूमत की होंगी, अमला हुकूमत का इस्तेमाल होगा, लेकिन इससे पैसा जो है वो ठेकेदार कमाएगा। और हर अस्पताल के अंदर तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर लगाए जाएंगे। सिर्फ 66,000 रुपए सिटी स्कैन के लिए ये जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसके ऊपर लगाए गए हैं। सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से मौजूद है और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें शामिल की जा रही हैं वो सारे का सारा तैयार करके तो ठेकेदार को फराहम किया जा रहा है। उसे कह रहे जी भाई आप आएँ, यहाँ पे बैठे, आप हमारे पैसे के ऊपर हमारी जगह
जगह पे आपसे रेंट भी नहीं लेंगे, आपसे जो है वो अमले के पैसे भी नहीं लेंगे, आपको हम मशीनें भी देंगे, आपको अद्वियात भी देंगे, सब कुछ देंगे और आप यहाँ पे बैठ के हमारे सोर्सेज के ऊपर बैठ के पैसे कमाएं। और हर अस्पताल के अंदर तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इजला के अंदर जो अस्पताल हैं, THQ DHQ उसमें शामिल और लाहौर के बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर इन ठेकेदारों को बिठाया जाएगा और वो अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करके उन गरीब मरीजों से जिनके पास अस्पताल आने के लिए भी पैसे नहीं है और वो पहले MS से या किसी से साइन करवा के तो मुफ्त में CT स्कैन करवा लेते थे, उनको कोई यहाँ पे जो सहूलत मिल जाती थी, कंसेशन हो जाती थी, पैसे कम हो जाते थे, तो लेकिन अब उन सारों को ठेकेदार के आगे डाल दिया गया है। वो अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करेगा, उसे ना कोई रोकने वाला है ना कोई पूछने वाला है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत का इस्तेमाल होगा, जबकि उसके ऊपर जो पैसे हैं वो ठेकेदार कमाएगा। इससे न सिर्फ सरकारी सतह पर हुकूमत को, महकमा सेहत को नुकसान होगा, बल्कि इससे करोड़ों लोग जो कि पंजाब सबसे बड़ा महकमा सेहत है यहाँ पर, उससे जो मुस्तफ़ीद होते हैं उनको नुकसान होगा। इसमें सिर्फ लाहौर नहीं है, शेखुपुरा, चीचावतनी, डस्का, हासिलपुर, खानपुर, मरी, जामपुर, दीपालपुर, गुजरा, कोटा दू, THQ और दीगर जो अस्पताल हैं उनके अंदर CT स्कैन को आउटसोर्स किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके अंदर ठेकेदारों को नवाजा जाएगा, ठेकेदारों को नवाजा जाएगा। ये पूरा मंसूबा तैयार किया गया है। मोहसिन अलवी, बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान नाउ में एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। कराची इंटर में 11वीं जमात के तलबा की अक्सरियत फेल होने का मामला सामने आ चुका है। सिंध हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की अक्सरियत के साथ नताइज में नाइंसाफी हुई है। निसाब के मुताबिक सैंपल पेपर भी तलबा को बर वक्त फराहम नहीं किया जा सका। ये तफसीलात हैं जो कि कराची सिंध हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। बात कर लेते हैं, शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत अजीज, बताइएगा, एक अक्सरियत है तलबा की जो कि फेल हुई है इम्तिहान में, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में क्या रिपोर्ट में क्या लिखा गया? देखिए, हाल ही में 11वीं जमात के जो तलबा थे उनकी बड़ी तादाद में फेल होने का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद वज़ीर सिंध ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की अक्सरियत के साथ नताइज में नाइंसाफी हुई है और तलबा को तालीमी साल के आगाज से मुश्किलात का सामना भी रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के वक्त तक जो है वो किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। उसके साथ साथ कई किताबें तो साल के आखिर तक तलबा को फराहम नहीं की जा सकी हैं और उसके साथ ही निसाब के मुताबिक जो सैंपल पेपर्स थे वो भी तलबा को बर वक्त जो है वो फराहम नहीं की जा सके। असातिज़ा की जानिब से कॉपियां चेक करने में भी जो है वो सख्ती बरती गई। इसके साथ साथ जहां ज्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहां पर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें कराची से अपडेट किया। फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहां पर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। शहरी परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं कि गैस लोड शेडिंग के बावजूद भी भारी बिल भिजवाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं। जवेरिया, सर्दियों में गैस तो आती नहीं थी, बिल कहाँ से आ जाते हैं फिर? फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा था, तो दूसरी जानिब अब गैस के बिल इस कदर भारी आ रहे हैं कि शहरी जो हैं वो अपने घर की कीमती अशिया बेचकर बिल भरवाने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के दीगर इलाके जिनमें जड़ावाला रोड, समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, डाइवर रोड या फिर सरगोदा रोड की ये वो इलाके हैं जहाँ पर गैस कम बंद होती थी, लेकिन अब जो है वो गैस शहरियों को 3 टाइम सिर्फ खाने के वक्त मुयस्सर होती है। उसके बाद जो है वो गैस नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 20, 22, 25 हज़ार बिल जो है वो शहरियों को आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि गैस लोड शेडिंग के 22 इस कदर बिल ज़्यादा आने की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना। जी, हम जब बताइएगा कि गैस लोड शेडिंग के 22 मुश्किलात का सामना था, बिल भी ज़्यादा। गैस आती है तो 1 घंटा आती है और हल्की हल्की गैस आती है और हमें बाहर से ला के खाना खाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि गैस लोड शेडिंग के 22 एक तरफ तो भारी बिल आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहरी जो है वो बाजार से महंगे दामों खाना खरीद कर खाने पर मजबूर हैं, जिसके बायस जो है मुख्तलिफ पेट की बीमारियां भी फैल गई। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। उसके बाद भारी बिल जो है वो शहरियों को भिजवाए जा रहे हैं, उस पर हुकूमत नोटिस ले और शहरियों को रिलीफ फ्राहम करे। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई इंतहाई हैरत अंगेज और खूबसूरत तस्वीर की नकाब कुशाई कर दी है। जेम्स वेब डॉर्बिन से शानदार तस्वीर अमरीकी खलाई इदारे ने जारी की हैं, जो कि कायनात के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जिसमें पहली तस्वीर NGC कहकशां, जिसे सेफरेट गैलेक्सी कहा जाता है। दूसरी तस्वीर खलाई गैसों और गर्दो गुबार का मंबा है, जो कि ज़मीन से तकरीबन 7400 नूरी साल दूर है। तीसरी खलाई गर्द और हाइड्रोजन के ठंडे सालमा ज़मीन के इंतहाई करीब एक सितारे की पैदाइश का मंजर पेश कर रही है। पाकिस्तान नमा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।